अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। प्लीज़र, थैंक यू आज़ू, थैंक यू फॉर सर 2-3 दिन रह गए ईद में और अबू धाबी मंदिर में जो है इफ्तार करवाया गया है। बहुत अच्छा लगा देखकर, वो भी हम बात करेंगे। साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं सऊदी अरब उम्रा करने मरियम नवाज़ के साथ, और कहना यही है कि एमबीएस से भी मिलेंगे, जो यकीनन कुछ माँगने के लिए जाएँगे, जो वो हमेशा कहते हैं। साथ यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसमें ईरान की तरफ इशारा किया गया है कि वो इज़राइल पे अटैक कर सकता है। देखिए उस पे बड़ी तफ़सील से बात करेंगे। इस वक़्त अमेरिका भी हाई अलर्ट में है, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अबू धाबी जो मंदिर है आरज़ू उसमें मैं खुद आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले होकर आया हूँ अबू धाबी। और इट्स वर्थ गोइंग देयर एंड सीइंग इज़ सच अ मैं आपको पता है आर्किटेक्ट से बड़ा आर्क मेरा दिस इज़ आई हैव अ पैशन टू एन्जॉय द आर्किटेक्ट। तो इट्स सच अ मार्वेलस वर्क किया है उन्होंने। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट मेरा ख्याल है। इट्स वर्थ सीइंग इट, वर्थ वाचिंग इट, गोइंग इट। और जो सबसे बड़ी बात मैं अगले दिन भी बल्कि मैंने आपके देखने वालों से मैं ये नहीं कर सका, आपसे शेयर ज़रूर करूँगा क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मैंने वहाँ देखा है कि हम शाम को गए और मैं मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी ने नहीं वहाँ रोका कि भई आप कहाँ जा रहे हो? आप तस्वीरें ले रहे हो, यहाँ पे आप कौन? आप ज़रा जाके दिखाएँ मस्जिदों के अंदर इस तरह। कोई गैर मुस्लिम आज कोई हिंदू या सिख पगड़ी वाला जाए तो क्या-क्या लोग बातें नहीं करते। मैं तो ख़ैर मेरा दोस्त है यहाँ पे जो मेरे भाइयों जैसे हैं, भाई जसदीप सिंह, वो पगड़ी ज़ाहिर है टर्बन है उनकी। मैं उनको साथ लेके जाता हूँ और डर्टी लुक्स लोग देते हैं उनको। हालाँकि मैं समझता और मैं गुरुद्वारा साहब जाता दूसरी मिसाल साथ, मैं 4 दफ़ा भारत गया हूँ, चारों दफ़ा गोल्डन टेम्पल। खैर मुझे लोग वो पता नहीं उनको क्या चेहरे से तो नहीं पता चलता ना मैं कौन हूँ वहाँ पे। लेकिन ये कि मैं जिस तरीके से ये दूसरी जगह अब गोल्डन टेम्पल के अंदर आपने देखा होगा हर दूसरा जो बंदा आता है वो जाता है। जो डिग्नेटरीज आते हैं वो जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं बल्कि बता के भी जाते हैं जितने हमारे कई मिनिस्टर वहां पे गए। क्या हम भी उतने ही फराख दिल हैं कि हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी लोग इस तरह जाएं, हमारे मजहबी जगहों पे जाएं? मैंने कई दफा कोशिश की है ये देखने की, पढ़ने की, सीखने की आरजू कि मक्का जाएं तो रास्ते के अंदर एक चेक पोस्ट है जहां पे कहा जाता है कि गैर मुस्लिम इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने कई दफा ये पढ़ने की कोशिश की क्या इस्लाम के अंदर भी इसकी कोई इस्लामिक इसमें चीज है। मैं अभी तक आई हैवंट कम अक्रॉस यट कि इसमें लिखा गया हो कि मक्का के अंदर गैर मुस्लिम नहीं आ सकते। बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है। वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी, सारे लोग थे। और दूसरा मैंने जो देखा है कि बार-बार कुरान में ये चीज़ें लिखी हैं कि मैं रहमतुल आलमीन हूँ, दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए मैं रहमत हूँ और मैं पैगंबर सिर्फ मुसलमानों का, सारी दुनिया का पैगंबर हूँ, मैं मैसेंजर हूँ पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम लोगों ने मेरा ख्याल है ज़ेहन छोटे कर लिए हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं मुसलसल आज एक चीज़ और वायरल हो रही है लाहौर के अंदर, बल्कि अगले ट्रिप में पाकिस्तान उनसे मिलना चाहूँगा। एक सरदार जी हैं, बिज़नेसमैन हैं, मुसलसल इफ्तारियाँ करा रहे हैं, 30 दिन डेली बेस पे इफ्तारी करा रहे हैं। उनकी शॉप है, शॉप के बाहर वो नीचे डाल के लोगों को इफ्तारी कराते हैं। रिमार्केबल। मैं माय हैट ऑफ टू हिम। देखें हम दुनिया में दूसरे मज़ाहिब की इज़्ज़त करना सीखें प्लीज़। ये बिल्कुल गलत बात है। अब इससे आगे चलते हैं। अ, थोड़ा-सा इसमें बताना चाहूँगा बैकग्राउंड इसका इस वक़्त हाई अलर्ट पे है अमेरिका। वो किस तरह आया, इस पॉइंट पे किस तरह पहुँचा है कि पिछले मंडे को इज़राइल ने अटैक किया है सीरिया के अंदर। ईरानी जो उनका कौंसल जनरल एम्बेसी थी और वहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट कमांडर जो थे, एक का नाम मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी था और दूसरे का नाम था मोहम्मद हादी हाजी रहीमी। काफ़ी सीनियर थे अल-कुद्स फोर्स के और दोनों को मारा गया। साथ इनके और लोग भी 7-10 मारे गए। और उसके बाद एक हलचल जो है वो हो गई है बिलखसूस ईरान के हवाले से। अब इसका एक प्रेसिडेंट मौजूद है। कासिम सुलेमानी थे जिनको डोनाल्ड ट्रंप दौर के अंदर बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर मारा गया था। और कासिम सुलेमानी भी एक बहुत बड़े जनरल थे जो ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं उनको बनाने के लिए। प्रॉक्सीज क्या क्या है जो सिग्निफिकेंट है, वैसे तो कई हैं,
लेकिन जो एक तो होती है रेड सी के अंदर, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह है, उसके बाद हमास को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त 1 लाख के करीब ईरानी सोल्जर जो है सीरिया के अंदर मौजूद है। तो जब उन पे अटैक किया गया है तो उस पे ईरान रिटेलिएट करेगा। कासिम सुलेमानी पे भी उन्होंने रिटेलिएट किया था, बल्कि उस पे रिटेलिएट नहीं किया था, पिछले दिनों उनकी बरसी थी 3 साल, उसके ऊपर कोई ब्लास्ट हुआ था, उस पे भी रिटेलिएट उन्होंने किया। बल्कि यहां तक बात की जाती है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था वो उसी कासिम सुलेमानी की बरसी के ऊपर जो अटैक था उसके रिटेलिएशन में था। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर बार बार क्या बातें कर रहा है। 4 न्यूज़लेट की मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो क्या उनकी, और दूसरा ये आपके देखने वालों को मैं अर्ज करना चाहूंगा बताना कि इन सारी न्यूज आउटलेट्स जो है इनके एशियन एडिशन और होते हैं, यूरोप के एडिशन और होते हैं, अमेरिका के एडिशन और होते हैं। फॉक्स के अंदर फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस है, मार्क एस्पर उनका नाम है, उन्होंने वार्न किया है फॉक्स चैनल के ऊपर कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। CNN ने कहा है कि अमेरिका और ईरान इस हमले में इस रीजन के अंदर, ये सो फार उन्होंने यही कहा है कि वहीं ईरान उसी एरिया के अंदर अटैक करेगा अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर। उससे मुराद ये है कि अमेरिकन एम्बेसीज में और इसराइल के इंटरेस्ट के ऊपर। और उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि आप इसमें प्लीज जंप इन ना करें। ईरानी प्रेसिडेंट के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ स्टाफ टू द प्रेसिडेंट मोहम्मद जमशेदी उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम अमेरिका को वार्न करते हैं कि इसराइल के जंग में वो शामिल ना हो। सारी एम्बेसियां हाई अलर्ट पे हैं। अब जुमेरात वाले दिन, आज यहाँ पे संडे है, इस थर्सडे वाले दिन बीबी नेतन्याहू और बाइडेन ने इस वार्निंग को डिस्कस किया है आप दोनों के साथ। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम सबरीन सिंह है, सबरीन सिंह, उन्होंने इंकशाफ किया है इस चीज का कि वाकई ही इजराइल जो है वो इस हमले के अंदर शामिल था, ये उन्होंने ही हमला किया। अब इसके साथ एक और बात बताऊंगा कि पिछले दिनों में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इजराइल की मर्जी के खिलाफ एक वोट दिया था। अमेरिकन भी इस वक्त डर रहे हैं, कमजोर हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आते हैं। इन्होंने वोट दिया इजराइल के खिलाफ जंग बंदी के लिए, लेकिन साथ ही चंद घंटों के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया, मिलर साहब ने, कि ये नॉन बाइंडिंग जो है वो रेजोल्यूशन था, एग्रीमेंट है, तो इजराइल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी हिलजुल थी कि हम अपना स्टैंड चेंज करेंगे। फिर उसके बाद कुछ सियासतदानों ने भी यहाँ पे बयानात दिए कि इजराइल के खिलाफ बयानात दिए। तो उस पर बीबी नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने खुल के कहा है, उन्होंने कहा इजराइल अपना दफा करने की सलाहियत रखता है खुद ही, बल्कि हम सलाहियत नहीं रखते, हम प्रीएम्प्टिव अटैक्स की सलाहियत भी रखते हैं। हमें किसी ने पेन पहुंचाने की कोशिश की तो हम उस पे प्रीएम्प्टिव अटैक भी करेंगे, ये उन्होंने उसका जवाब दिया है। और डायरेक्ट उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप हमारे साथ हो या ना हो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ब्लूमबर्ग यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, जी जी, उन्होंने अपने जो खबर लगाई है उसमें बिल्कुल क्लियर सुर्खी का हिस्सा था कि स्टेप असाइड, अमेरिका को वार्न किया जा रहा है ईरान की तरफ से, स्टेप असाइड, क्या हम अगर हमला करें तो आप साइड पर रहे हैं। और उन्होंने उन्हीं की एक खबर के अंदर हिजबुल्लाह को भी, हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट भी दी गई है कि हम तैयार हैं इजराइल के ऊपर अटैक करने के। रॉयटर्स एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है अब इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको, रॉयटर्स ने कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो डिफेंस में उनके साथ खड़ा होगा। अब इस पे मैं बताना चाहूंगा हालात क्या है, होगा या नहीं होगा इस पे हमला। मेरे ख्याल में ईरान रिटेलिएट करेगा। उसकी वजह ये है अमेरिका इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त ईरान को रशिया की सपोर्ट हासिल है। और तीसरी इसकी वजह यह है जो सबसे ज्यादा पहले उन्हें सऊदी अरेबिया तंग करता था, उन्होंने चाइना में जाके उनके साथ सुलह कर लिया। तो इस वक्त उनके उस रीजन के अंदर वो स्ट्रांग है, उन्हें कोई और थ्रेट नहीं है, रशिया की सपोर्ट हासिल है। और तीसरी बात, अगली बात जो बताना चाहूंगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान की बहुत तेज है। शायद ड्रोन जो बना के दे रहे हैं जो इस वक्त यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल वो मक्खियों की तरह घूम रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा उनका इस पे नेच है कि वो जो शाहिद ड्रोन या दूसरे जो भी ड्रोन बनाते हैं उनकी कीमत बहुत थोड़ी होती है वर्सेस अमेरिकन ड्रोन या दूसरे कोई भी ड्रोन जाते हैं तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और उस पे अगली बात मैं ये कहूंगा कि इस वक्त अमेरिका सख्त बीमार है
उसकी वजह ये है, इस वक्त ओबामा अमेरिका को चला रहे हैं। और ओबामा कौन है? ओबामा ने अपने 8 साल के अंदर पुतिन साहब ने और प्रेसिडेंट शी चाइनीज ने उनको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था। उन्होंने पता चल चुका था इनका माइंडसेट कि ये जो है ये वॉरियर नहीं है, ये सिर्फ सोशलिस्ट है। ये सोशलिस्ट सिर्फ सोसाइटी को ये तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट ये बताऊंगा कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इनकी जो बची खुची इज्जत थी वो भी खत्म। अब ना इनसे ना दुश्मन तो क्या डरेंगे इनसे, अपने जो दोस्त हैं वो कांपते फिर रहे हैं कि जो खुद अपने आप को बचाने की सलाहियत नहीं रखते वो हमें क्या बचाएंगे। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान रिटेलिएट करेगा, अमेरिका हाई अलर्ट के ऊपर है। और एक और आपको बात बताना चाहूंगा कि 2 कंट्रीज इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका को खींच के जंग में ले आया जाए। एक कंट्री इजराइल है और दूसरा यूक्रेन है, क्योंकि दोनों, ईरान को तो इस वक्त, इजराइल को तो खुला के ये पैसे भी देते हैं और आर्म्स भी दे रहे हैं। यूक्रेन से ये पैसे आधे जाते हैं, आधे खुद ही खा पी जाते हैं, जिस तरह आप खाते हैं दुबई और लंदन में इसी तरह। क्योंकि आपको पता है अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा करप्ट है कि आप सोच नहीं सकते। इस वक्त टोनी बिल्कन भी बोइंग के बोर्ड से आए हैं। इस वक्त जो हमारे सेक्रेटरी डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, वो रेथियान के बोर्ड से आए हैं। ये सारे कमीशनें लेते हैं, किक बैक्स लेते हैं और एंजॉय करते हैं। तो दर हकीकत 2 ममालिक चाहते हैं यूक्रेन के अमेरिका भी इसके अंदर आए ताकि हमारे और डॉलर बने और मजे करें। यूक्रेन आपको बताना चाहूंगा दुनिया का ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक का बिलखसूस यूरोपियन ब्लॉक का एक करप्ट तरीन कंट्री है। करप्शन की वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर है पहले। अब उससे हम आगे जो अगली बात डिस्कस करना चाहेंगे, इस वक्त आप भी इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। और दूसरा, आपने भी भारत का इलेक्शन है, वहां पे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। आपके ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको इलेक्शन में चेंज करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में इलेक्शन ही होगा। मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं कि इलेक्शन की वजह से ही इस तरह की स्टेटमेंट आई है राजनाथ साहब की। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता कि भारत जो है वो इस तरह का कोई स्टेप लेगा। उसकी वजह ये है उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.4% पे। वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाहते हैं। वो बजाय इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में क्यों अपने सीट फंसाएंगे। मेरा ख्याल में मैं यही कहूँ, ख्वाजा साहब की बात से एग्री करूंगा कि इलेक्शन का दौरा है वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक जरूर बात करूंगा कि गार्डियन ने जो अगले दिन एक तरह से जो भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की है या जो कुछ भी लिखा है, मेरे ख्याल में वो बजाय नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा कि हाउ सीरियस मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सेव इंडिया और सेव इंडियंस। तो वो एक कहते हैं ना, हर तस्वीर को देखने के 2 एंगल होते हैं, तो उस लिहाज से है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया चले गए। और सुना है कि काफी कैबिनेट के लोग भी साथ उनके गए हैं, जो कि एक रवाज है कि 300 बंदों का जुलूस लेके जाना, खैरात मांगने जाना हो, वो भी प्राइवेट जहाजों में जाना, $10,000 $10,000 के सूट पहन के, गुची के शूज और रोलेक्स की घड़ियां पहन के खैरात मांगने का रवाज आज का नहीं, बहुत पुराना रवाज है पाकिस्तान में। मैं अमेरिका में बल्कि मैं हैरान हूं, एक दफा यहाँ के मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कोट किया था। मेरे सीनियर मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, तो वो साथ अपने कुक भी साथ लेकर आए, फोटोग्राफर भी उनका अपने मीडिया सर वो तो हमेशा लेकर जाते हैं कुक। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने 4 बोनस दिए हैं अपने स्टाफ को, 1-2 नहीं। देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता, अपनी जेब से। बादशाहों वाले अंदाज है। मुगलिया दौर है, चल मुगलों के रिश्तेदार हैं सारे के सारे, ये मुगलों के रिश्तेदार हैं, बाकियात हैं मुगलों की। और उसमें 400 लोगों का जुलूस जाना, मैं भूल नहीं सकूंगा। यूनाइटेड नेशंस के इजलास में गए थे तो साथ अपनी धोती को ले गए थे और उन्होंने फ्रंट सीट पे बिठाया था। मेरे ख्याल है आज तक यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर आए और साथ किसी बच्चे को वहां पे शुगल दिखाने के लिए ले आए। तो ये आपकी हिस्ट्री इस तरह की है। मेरी नाकस जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि ये यहाँ जाएंगे सऊदी अरेबिया, सारी फैमिली गई है और वहां से ये सारे कुछ लंदन चले जाएंगे, हो सकता है सारे चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है, वहां ईद गुजारी जाए जाके सरकारी खर्चे पे, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो अर्ज करना ये चाह रहा हूं आरजू, जो मैं आपसे आज सवाल पूछूंगा, बल्कि 250 मिलियन पाकिस्तानियों से ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के अंदर एक रवाज है कि सरकारी खर्चे के ऊपर जाके उमरा कर, क्या ये जायज है? इखलाकी तौर पर तो जायज नहीं, इखलाकी तौर पर ये जायज नहीं।
क्या इस्लामिक तौर पे भी ये जायज है? नहीं। एक कंट्री जो बहुत ज्यादा मकरूज हो, दुनिया का करप्ट 3 कंट्री हो, लोग भूख से मर रहे हो वहां और वहां के लोग सरकारी खर्चे पे जाके उम्रा अदा करें। अगर एक इखलाकी तौर पे इसका जवाज नहीं है तो मजहबी तौर पे इसका जवाज क्या होगा? क्योंकि कहा गया है, मैं जब ये पढ़ रहा था कि हिस्ट्री में इसका एक ट्रेडिशन है कि पाकिस्तान का जब बनता है, आर्मी चीफ बनता है, वो भी सऊदी अरेबिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो भी सऊदी अरेबिया जाता है। वो ना सिर्फ खैरात मांगता है, वहां जाके उम्रा भी करता है। क्या ये जायज है इस्लामिक तौर पर? आप एक डिप्लोमेटिक दौर, आप खैरात मांगने तो चले, आप चले गए, लेकिन आप वहां पे ये दूसरा साथ ड्रामा क्या है भाई? ये मेरी समझ से बाहर। मैं खुद इस पे हैरान भी हूं, परेशान भी हूं कि ये क्या इस आपने अपने मजहब का एक मजाक बना दिया। बार बार मुझे सोचने पे मैं मजबूर हो जाता हूं। मुझे आज किसी ने भेजा है कि दुनिया में आज तक किसी ने इतना एहतजाज नहीं किया जितना फलस्तीनियों के लिए पूरी दुनिया में किया जाता है। वॉशिंगटन, दुनिया के हर कैपिटल में। उसका रिजल्ट क्या है? जंग बंदी हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही। इसराइल अपने अहदाफ अचीव करेगा। 33,000 फलस्तीनियों को मार दिया गया आज तक। जो मेरी ख्वाहिश थी, आरजू, जो मैं समझता हूं, मेरा जो पॉइंट था उस पर, मेरी ख्वाहिश थी कि फलस्तीनी खुद हमास को रिजेक्ट करते हमास को कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बस करो, हम निकल जाओ यहां से। लेकिन वो नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या वजह। दूसरा उसमें बिलखसूस मुझे जब अगले दिन मैं कई डिस्कशंस में, कई सिटिंग्स में पब्लिक स्पीकिंग में जाता हूं, जो मेरे लिए आजकल मैं जब लोग कहते हैं ये कर रहे हैं, आपने देखा है ज्यूइश की पॉपुलेशन 15.5 या 15.6 बिलियन है, 15 बिलियन। 200 से ज्यादा नोबेल प्राइजेस उनके पास साइंस के। आप 2 बिलियन पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि आपके पास कितने नोबेल प्राइजेस? 15 नोबेल प्राइज। आपने पढ़ने से, लिखने से, साइंस से, आज का नहीं है, कई अरसे से बाइक। इस रीजन के अंदर जब मैं सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पढ़ता था, सर सैयद अहमद खान का सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद एहसान यह था कि उन्होंने आप में डिग्रियां बांटी उन्होंने, क्योंकि आप बहुत पीछे रह चुके थे। जब यहां से मुगलों का जवाल आया तो आपने कहा इंग्लिश पढ़ने वाले काफर हो जाएंगे, आपने इंग्लिश से बाइक। आज भी अंधे हैं आप। पाकिस्तान में तो इंग्लिश किसी को नहीं आती। आपके पड़ोसी मुल्क में जाता हूं, रिक्शे वाला इंग्लिश बोल रहा है, चाय बेचने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। डिजिटाइज हो चुके हैं, अगली सेंचुरी को हाथ डाल रहे हैं। वो कहते हैं अगली सेंचुरी हमारी है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर स्किल अपनी हम हासिल करेंगे। अगली सेंचुरी वो कहते हैं हम चैलेंज करेंगे, वेस्ट को चैलेंज करेंगे, दुनिया की हर सुपर पावर को चैलेंज करेंगे। किसकी बेस पर? नॉलेज की बेस पर। और आपकी क्या बेस है? जिहाद। इन बच्चों को गज़वा हिंद और जिहाद, सर, बस यही चलता रहता है। लेकिन सर, प्राइम मिनिस्टर ने MBS से भी मिलना है, तो यकीनन कुछ खुशखबरी लेकर आएंगे, कुछ मांग के लाएंगे। भाई क्या देखें आरज़ू, मैं अब 5, 6, 7, 8 बिलियन मांग लेना, ले आना, मैं उसको खुशखबरी नहीं समझता। इनके लिए खुशखबरी है ना, पब्लिक के लिए तो हाँ, नहीं। ये अपनी प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, उसमें इनके लिए खुशखबरी। मुझे ये बताएं, मेरा क्वेश्चन, आपने अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया तो आपको पता है आपने कितने बिलियंस डॉलर्स बनाए? मैं जिस पार्टी का वर्कर हूं, उन्होंने आते ही सबसे पहला ट्वीट क्या किया था कि 35 बिलियन डॉलर आप हमारा खा गए। वो किधर गया? तो डॉलर लाना या बातें करना, मुझे नहीं है 250 मिलियन मुसलमान जो पाकिस्तानी है उनके लिए भी कोई नई खबर नहीं है कि डॉलर। मैं हमेशा क्या कहता हूं, डॉलर लाना को बहादुरी नहीं है, जो इन डॉलरों को पाकिस्तान में रोकेगा वो बहादुरी होगी, जो ये पैसा गरीबों तक पहुंचाएगा वो बहादुरी होगी। ये वहां से पैसे ले आना, वर्ल्ड बैंक का फ्रॉड कर लेना, लंदन में प्रॉपर्टियां बना लेना, ये अब सारे नतू फतू कर रहे हैं भाई पाकिस्तानी, ये सारे कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब कोई पैसा लेकर दुबई भाग गया तो कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये होगी कि कोई डॉलर रोके दिखाए। बहादुरी क्या है मैं बताता हूं आज। बहादुरी मेरी नजर में, मैं मेरा दिल करता है मैं उस खातून का, उस औरत के जाके हाथ चूमूं जो इस वक्त भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। मैं उसके हाथ चूमूं जाके। उसकी वजह क्या है कि उनको टिकट दिया गया, निर्मला सीतारमन,
उनका नाम है सीतारमन नरमन, फाइनेंस मिनिस्टर है। अपने बाप को मिलने के लिए घर गई है कॉटन की साड़ी में, जो कपड़े उनके वालिद के थे, जो जिस जगह बैठे हुए थे, वो मेरा दिल करता था, 29 स्टेटें हैं भारत की जिनकी वो फाइनेंस मिनिस्टर, मेरा दिल करता उस औरत के जाके हाथ छू। उसको बीजेपी ने टिकट दिया है, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं इलेक्शन लड़ने। ये बात आसपास करप्शन है, डॉलरों की बारिशें हैं, और उसके अंदर वो औरत कॉटन की साड़ी पहन के फिर रही है। मैं समझो वो बहादुरी है। ये बहादुरी कोई नहीं है कि मैं अपनी माँ के कपड़े फाड़ के दुबई में घर ले लिया, मैंने अपनी माँ के कपड़े फाड़ के लंदन में मैंने अपार्टमेंट 4 ले ली। ये बहादुरी है? ये तो सारा सर उनके तो ब्रिटिशर्स भी सर बहुत सादे रहते हैं, उनकी छोटी आम सी गाड़ियां होती हैं, हमारे यहाँ तो ये BMW मर्सिडीज कौन-कौन सी गाड़ियों से नीचे मैं इनको कहूंगा किसी वक्त डॉक्टर जयशंकर के कपड़े देख ले, कपड़े उनके देख ले, उनकी गुफ्तार देख ले, कोई स्कैंडल निकाले ना। एजेंसियां तो फिर रही हैं हर जगह पे, मीडिया तो हर जगह फिर रहा है, कोई निकाले ना स्कैंडल उसका, अरे ना। लेकिन ये देख अद्भुत बात ये है, सिर्फ और सिर्फ एक आप लूट मार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप जिन लोगों को हीरो बना के पेश करते हैं, मुगलों को, पठानों को, सारे लुटेरे थे, सारे बिलो करैक्टर लोग थे। मैंने आपको बताया है कि अगले दिन मैंने यहाँ बीबीसी का आर्टिकल, मैं नहीं कह रहा हूं, तो उसके बाबरी में लिखा था बाबर इफ्तारी में शराब पीता था भाई, शराब पीता, और मेजॉरिटी सारे अल्कोहलिक थे, मोस्ट ऑफ देम। 100 औरतें इन्होंने हरम में रखी होती थी, लौंडियों के साथ, लौंडियों से बच्चे थे। फिर आपका इस्लाम कहता है लौंडी से बच्चा हो वो भी आपका बच्चा है, चाहे शादी ना हो। लौंडी के साथ रिलेशनशिप रखने आपने इस्लाम के अंदर जायज कर रखी। ये क्या किरदार है? मगर सर जैसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी ईरान पे, पाकिस्तान जाके TTP के ऊपर अटैक करता है या कहते हैं अटैक करेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि वो टेररिस्ट हैं। और इधर भी इन्होंने ईरान के ऊपर भी यही कहा था कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे जो हमारे यहाँ आके गड़बड़ कर रहे हैं। तो भारत क्यों नहीं आके अटैक कर सकता? जो वो कहते हैं घुस के मारेंगे, वो भी तो टेररिस्ट मारने कोई कह रहे हैं, वो आदमी को मार। मैं 2-4 चीजें उसमें अर्ज करना चाहूंगा। मैं तो खैर सबसे पहले किसी भी जंग के खिलाफ हूं। मैं ओरिजिनली इस चीज, देखिए भारत जो दुनिया से सबसे बड़ा अपना इंतकाम ले रहा है, मैं चाहता हूं वही ले, उस ट्रैक पे रहे। आपकी कामयाबी इंतकाम होती है, आपकी इकॉनमी इंतकाम है दुनिया से। बल्कि मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह की किसी कॉन्फ्लिक्ट में भारत एंगेज होके अपनी 8.4% इकॉनमी खराब कर ले, क्योंकि जहां जंग होती है वहां से पैसा भाग जाता है, कारोबार भाग जाता है। मैं नहीं चाहता कि टेस्ला वहां से भागे, मैं नहीं चाहता कि वहां से एप्पल भाग जाए वहां से, मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं अर्ज करना चाहूंगा आपको, पिछले 30 साल के अंदर अंदर चाइना ने तरक्की की है। सिर्फ एक सीक्रेट है कि वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने आप को उन्होंने एंगेज नहीं किया। मैं इसको सिर्फ इलेक्शन तक समझता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं राजनाथ साहब की हिस्ट्री तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर और दूसरा मोदी साहब हाईली इंटेलिजेंट पीपल, इन्हें पता है कि दुनिया की इकॉनमी में हम अगर कहीं फंसेंगे तो हमारा क्या होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं इसको ना सोचूंगा, और मैं सोचता भी। दूसरा, बल्कि एक और बात बताऊंगा आपको आरजू, आपने 2 मुल्कों की बात की, अफगानिस्तान और ईरान की। वहां से दहशतगर्दी के साथ क्या दहशतगर्दी क्यों हो रही है, मैंने पूरी इसके ऊपर रिसर्च की, इसलिए की है। उसकी सिर्फ वजह यह है, आप दोनों मुल्कों के साथ स्मगलिंग कर रहे हैं। आपकी स्टेट ट्रेड नहीं चाहती, स्मगलिंग करते हैं। आप स्मगलिंग चाहते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहते। जब स्मगलरों के साथ काम करते हैं, साथ दहशतगर्दी भी आ जाती है, उसी का हिस्सा है, करप्शन का हिस्सा। आप अपने बॉर्डर क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहते? क्योंकि उससे स्मगलिंग रुक जाती है। ये वजह सबसे बड़ी सीक्रेट। लेकिन ये है, उसकी वजह यह है कि आप नेशनलिस्ट नहीं है। आप जब आपने आज तक हमेशा, आज की बात नहीं करूंगा मैं, 1947 से चैलेंज करूंगा, हर एक को चैलेंज करूंगा। उसकी वजह यह है, आपने हमेशा अपने जाती मुफाद के लिए डिसीजन लिए हैं। पाकिस्तान ना आपने बनाया है, ना आपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई फैसला किया। मैं चैलेंज करता हूं उस चीज को, 1947 से लेकर आज तक। आज आप देख लें क्या हो रहा है। आज की बात आपसे मैं करना चाहूंगा, बल्कि मैं आफरीन है, मैं आज चाहता हूं कि मेरे मुर्शद से ही आप सीख लें, आप इमरान खान से ही कुछ सीख लें। आप कितना कामयाब तरीन आदमी है। देखें, मैंने आज बिल्कुल बैठ के देखा है कि वो किस तरीके से अपने आप को खबरों में रखता है। मैंने जब वो अपने पावर में था मुर्शद मेरा, क्योंकि वो मैकियावेली, मैंने उनका और मैकियावेली में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मैकियावेली से आगे जा चुके हैं। मैकियावेली ने किसी औरत से शादी नहीं की थी जिसने उसको कहा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इन्होंने तो वो भी की। अब आगे चलते हैं। जब ये खुद थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे,
और इनके पास आर्ट है हाउ टू रिमेन इन न्यूज। खबर में किस तरह अपने आप को जिंदा कैसे रखना है खबरों में। आपने जेल में डाला है, जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जेल के अंदर दरबार लगा, वही एक्सरसाइजें हो रही है, वही डेली दरबार लगा। आप मुझे ये बताएं, कोई दिन ऐसा है जिस दिन इमरान खान की पीटीआई की खबरें ना बने? किस खूबसूरती के साथ वो खुद प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को जो अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, गले फाड़ फाड़ के मीडिया के सामने आते हैं। देखिए किस तरीके से मेरा दिल करता है कि मैं आपके आर्मी चीफ को और आपके चीफ जस्टिस को 2 अच्छी सी किताबें मैकियावेली की लेकर भेजूं यहां से। खुदा ये सीखो इससे। मैं समझता हूं कि कायदे आजम के बाद दूसरा लीडर जो पैदा हुआ होगा वो इमरान खान होगा, लेकिन इमरान खान कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, ये तबाह कर वो उन्होंने ये बनाया था, वो कायदे आजम थे, उन्होंने बनाया था 1947 में। ये ताले लगाकर लंदन जाए, ये बंद कराकर जाएंगे, क्योंकि इनके कायदे आजम के पास जिन नहीं थे। कायदे आजम काले बकरों पे नहीं उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इन्होंने काले बकरों के साथ पाकिस्तान बनाया है। और उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं था, आज पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। काले बकरों के और काले जादू से जब आप एटॉमिक पावर चलाएंगे तो क्या होगा? ताले लगेंगे, दुनिया ताले लगाएगी। तो ये मुर्शद है। मैंने 2 घंटे बैठ के मैंने सारी पिछली मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत अजीम आदमी है, तो बहुत अजीम आदमी। मैकियावेली तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। वो तो प्रिंस ये तो किंग है भाई, उसने तो बुक लिखी थी प्रिंस, ये तो बादशाह है। इससे तो मैं कहता हूं अमेरिकनों को सीखना चाहिए कि भी किस तरह मीडिया में रहना है, किस तरह 7 लाख की फौज को तबाह करना है भाई, किस तरह पाकिस्तान की जड़ें काट के टुकड़े कर देते। लौंडे लपाड़े 20-20, 25-25 साल के पता नहीं कहां से लेते हैं, लेकिन अंदर से बैठ के उनको ऑपरेट करता है, उनको बताता है हाउ टू रिमेन इन द न्यूज, हाउ टू रिमेन। वो तो जेल में फिलॉसफर, बहुत बड़ा फिलॉसफर। इसके ऊपर तो जिस तरह मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मोदी जी के ऊपर पीएचडी हुआ करेगी, इसके ऊपर भी पीएचडी होनी है। उनके पास तो पीएचडी करेंगे वो किस तरीके से भारत को लेकर आगे बढ़े, इस पे पीएचडी होगी कि मुल्कों को तबाह किस तरह किया जाता है, किस तरह 7 लाख की फौज को घुटनों के बल लाया जाता है। एक इंसान बनाया भी फौज ने, बनाया भी फौज। वही तो सर, उन्हीं के तो बनाए हुए, ये फौज के ही बनाए हुए, अब उन्हीं के गले पड़ गए। किस तरीके से उस बंदे ने बगैर किसी हथियार के 7 लाख की फौज जो है घुटनों के बल। लेकिन सर ये डिजर्व करते थे, फौजी डिजर्व करते थे, क्योंकि इन्होंने भी मुल्क का बेड़ागर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अग्री करता हूं आपसे, लेकिन मुझे ये बताया अगर फौज बुरी है तो ठीक कौन, ये भी तो बता दें। जुडिशरी ठीक है, आपके सीएसए वाले अफसरान ठीक है, आपके ब्रिटिश एजेंट जो फ्यूडल लॉर्ड छोड़ के गए वो ठीक है, पाकिस्तान के मिस्त्री मजदूर क्या वो ठीक है। मुझे ये बताएं फौज बुरी है तो ठीक कौन है, मैं ये भी तो बताए ना साथ में, मुझे वो हल भी तो बताए ना आरजू, कि यार ये बंदा बुरा है, ये बचाएगा पाकिस्तान, ये फलां बंदा पाकिस्तान बचाएगा। मैं सर मोदी जी को ले आते हैं 2-4 साल के लिए, मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर 2 को ले आते हैं। मेरे पीछे पड़े थे ये सारे लौंडे लपाड़े, मैंने कहा था खुदा पाकिस्तान को मोदी जैसा लीडर दे। मैं मोदी जैसा कहा था, ये समझते हैं शायद ये कह रहे मोदी, भाई मोदी साहब को क्या उन्हें क्या जरूरत पड़ी है। बल्कि आप जरा 1 मिनट का सिनेरियो देखे, अगले दिन किसी ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा यार सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, बांग्लादेश भी खड़ा रहता सारा कुछ, तो क्या हालत हो रही थी इस रीजन की। आप अभी 250 मिलियन है सारे जिहाद के ऊपर बैठे, सारे बाढ़ तरक्की की तरफ आप जाना नहीं चाहते। आपने इस रीजन के साथ क्या करना था अगर वो दूसरे मुसलमान भी सारे आ जाते आज यहां, सोचिए तो जरा। आपने 76 साल में क्या किया, और सिर्फ एक चीज चाहिए थी आपको, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म चाहिए था। आप पाकिस्तान देखिए कितनी बदनसीबी इस मुल्क की कि पाकिस्तानी बनना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान कहलवाने से शर्मिंदा है, उन्हें शर्म आती है। मेरे को पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन के ख्वाब, पहले दिन जो बच्चा पैदा होता है वो कहता है मैंने यहां नहीं रहना, मैं तो लंदन जाऊंगा। वो तुम्हारे नानके हैं वहां लंदन में यार, बड़ी मुश्किल से चले भी जाते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पहुंच भी जाते हैं। आपने तो बनाया नहीं है भाई पाकिस्तान, अगर देखा जाए आपने कहां बनाया, ये तो सिख बना के आपको दे के चलेंगे। जरा देखें आप, सबसे ज्यादा शहीदियां किसकी हैं, पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे ज्यादा मार किसने खाई। अफसोस वाली बात है वो सिखों ने खाई सबसे ज्यादा काले पानी के अंदर उनको प्रिजन दी गई, सबसे ज्यादा मारे गए। आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। भगत सिंह का नाम लेता है पाकिस्तान में कोई? बिल्कुल आपने गाली बना दी है रंजीत सिंह की और भगत सिंह का नाम लेने की, हालांकि असली हीरो तो वो है इस एरिया के। बिल्कुल ऐसे आजादी के लिए कुर्बानियां अगले फांसियों पे चढ़े, आप उनका नाम नहीं लेना चाहते। हाँ, आप
गौरी साहब हमारे रिश्तेदार हैं, मामू जी हैं, मामू जी। या खुदा का नाम लो, वो जो लुटेरा आया है, तुम्हारा कोई दादा है, नाना है, कैसी बातें कर रहे हो यार? कुछ अकल का नाम लो। जो बिल्कुल चीज़ ऐसा। लेकिन सड़कों सर के अब नाम जिस दिन हम अपनी हिस्ट्री सही कर लेंगे उस दिन शायद हम ठीक भी हो जाएं। जब तक हिस्ट्री गलत पढ़ाएंगे तब तक यही होता रहेगा। बस आरज़ू जो मैं हमेशा जो मेरा मैंने ज़िंदगी में सीखा है सब कुछ मैं कोशिश करता हूँ स्प्रेड करूँ। प्यार का, मोहब्बत का मैसेज है, सबको देने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में जंगों का, नफ़रतों से कुछ भी नहीं निकलता, कुछ बिल्कुल, भी नहीं निकलता। दुनिया का हर इंसान तो खैर कीमती है ही है, मैं तो हर जानवर भी कीमती समझता हूँ, अगर बिल्कुल, देखा जाए। हर जानवर भी कीमती है। ऐसे ही। इंसान तो बोलता है, इंसान तो अपनी तकलीफ दूसरे को बताता है। आप किस तरह के इंसान हो सकते हैं कि मैं आपको अपनी तकलीफ बताऊं और आप 2 लफ्ज उसमें कोई मेरी दिलजोई के लिए ना बोल सकें। देना प्रैक्टिकली किसी के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है ना। आप बिल्कुल, 2 लफ्ज हमदर्दी के भी ना कह सके तो आप किस किस्म के इंसान, बिल्कुल, किस ऐसे किस्म। ही। मैं तो नहीं समझता कि आप अच्छे इंसान हो सकते हैं अगर आप किसी से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप किस किस्म, रिगार्डलेस हु यू आर, आप हिंदू, सिख, मुसलमान जो कुछ भी हैं, बिल्कुल अगर आप ऐसे ही। किसी दूसरे का दर्द समझने की सलाहियत नहीं रखते, आई डोंट केयर आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं। सर, एहसास होना चाहिए इंसान के अंदर, सबसे बड़ी बात। बहुत शुक्रिया कि आज माय आपने प्लेज़र, जॉइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।